हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैम हम सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसे हो जी। हम भी एकदम बढ़िया हैं। मैम आज की क्लास में क्या होगा तो सुनो, आज की क्लास में स्टार्ट होगा एक न्यू चैप्टर। सीए स्टूडेंट्स को क्या ये क्लास करनी है? जी बिल्कुल करनी है। सीएमए स्टूडेंट्स को जी बिल्कुल करनी है। बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स को ये क्लास करनी है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जिसका नेम है वैल्यूएशन और जिसका सेक्शन नंबर है 15। बहुत बार ये सेक्शन बार बार हमारी क्लास में आया था। तब मैं बोलती थी कि वैल्यूएशन सीखेंगे सेक्शन नंबर 15 में, वैल्यूएशन सीखेंगे सेक्शन नंबर 15 में। तो आज वो वैल्यूएशन को सीखने की बारी आ गई है। चलिए आ जाइए मेरे साथ कुछ ब्लैंक फाइल पर। मैम आज डेट क्या है? जी आज डेट है 9 जुलाई 2017। चलिए चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन, जिसमें क्या करनी होती है, हमको वैल्यूएशन करनी होती है। गुड्स और सर्विस की वैल्यू निकालनी होती है। मैम गुड्स और सर्विस की वैल्यू हम निकालेंगे तो दुकानदार है वो क्या करेगा? जी हाँ, दुकानदार क्या करेगा, सुनो मेरी बात। मान लो ये है सेलर और ये है बायर। जीएसटी की दुनिया में सेलर को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से मैसेज करो। मैम सप्लायर। बायर को क्या बोलते हैं? मैम रेसिपिएंट बोला जाता है बायर को। तो ये हो गए सप्लायर और ये हो गए रेसिपिएंट। अब जब सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स बेचा होगा तो सपोज जो सप्लायर ने रेसिपिएंट को एसी बेचा होगा, वो एसी की कॉस्ट क्या होगी? 40,000 रुपये की एसी की कॉस्ट होगी। लेकिन जब सप्लायर ने रेसिपिएंट को एसी बेचा होगा तो हो सकता है उसमें कुछ उसने शिपिंग चार्जेस लगाया हो। शिपिंग चार्जेस लगाया हो, मान लो शिपिंग चार्जेस 1,000 रुपये का लगा दिया हो। ठीक है मैम। हो सकता है एसी को सप्लायर की दुकान से रेसिपिएंट के घर तक भेजने के लिए एक स्पेशल तरह के बॉक्स में रखने की ज़रूरत हो, क्योंकि जो रेसिपिएंट का घर है सपोज बहुत दूर है तो वहाँ तक एसी टूट फूट ना जाए, तो उसके लिए सप्लायर को एक स्पेशल बॉक्स की ज़रूरत थी। तो सप्लायर ने कहा मैं आपका एसी बहुत बढ़िया तरीके से आपके घर तक भेज दूंगा, लेकिन इसको एक स्पेशल बॉक्स में रखना पड़ेगा जिस बॉक्स की कॉस्ट आएगी 500 रुपये। रेसिपिएंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर सपोज करो कि जो सप्लायर है उन्होंने कहा रेसिपिएंट को सुनो सुनो सुनो, अगर आपके पास 40,000 रुपये नहीं है एट प्रेजेंट तो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देना। लेकिन जब आप मेरे को इस 40,000 रुपये को एक बार में ना दे के वेरियस इंस्टॉलमेंट्स में दोगे तो आप साथ में मुझे क्या देना? इंटरेस्ट देना। तो सप्लायर मान लो एवरी मंथ एट द रेट 10% का इंटरेस्ट देता है। तो जब एट द रेट 10% का एवरी मंथ इंटरेस्ट देता है तो इंटरेस्ट कितना बन गया? 400 रुपये। अब मान लो हो सकता है कि जो सप्लायर है रेसिपिएंट को जब गुड्स दे रहे हैं तो उस पर उन्होंने क्या लगाया होगा? जीएसटी लगाया होगा। तो जो जीएसटी लगाया होगा हम मान के चल रहे हैं वो लगाया होगा इन्होंने 18%। 18% जो जीएसटी लगेगा, मान लो उसकी वैल्यू आ जाएगी 7,200 रुपीज़। ठीक है जी। जी हाँ मैम, यही आएगी। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो सप्लायर ने रेसिपिएंट को एसी बेचा था उस एसी की वैल्यू कितनी थी? वैल्यू थी 40,000 रुपये। लेकिन सप्लायर को और भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ गए लेकिन ये सभी खर्चे जो सप्लायर ने किए थे ये सभी रेसिपिएंट ने ऑब्वियसली पे किए होंगे। कोई अपने घर से खर्चा करेगा क्या? नहीं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो जीएसटी लगेगा वो किस वैल्यू पर लगेगा? क्या जीएसटी इस वाली वैल्यू पर लगना चाहिए? क्या जीएसटी इन सभी वैल्यूज़ को इसमें ऐड करके लगना चाहिए, या फिर इनमें से कुछ वैल्यूज़ इसमें ऐड हो जानी चाहिए और कुछ वैल्यू इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए, इसमें से एक्सक्लूड रहनी चाहिए? तो अब हमें क्या पता, एज अ लेमैन आपको क्या पता कि इसमें शिपिंग चार्ज ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट चार्ज इसमें ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको क्या पता कि जीएसटी का जो पैसा है वो इसमें पहले से ऐड करके वापस जीएसटी लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए?
आपको ऐसी कोई बात नहीं पता कि कोई भी सप्लायर है जिन्होंने कोई भी गुड्स रेसिपिएंट के घर पर भेजे हैं, मान लो वो कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, रास्ते में ख़राब हो सकती हैं, तो सप्लायर ने कहा था कि रेसिपिएंट तो टेंशन मत ले, मैं तेरे घर पे जब गुड्स भेजूंगा ना तो स्पेशल बॉक्स में उसको, स्पेशल कार्टन में उसको पैक करके भेजूंगा जिससे कि वो गुड्स ख़राब नहीं होगा, बट तेरे पे मैं स्पेशल उस पर जो बॉक्स लूँगा उसकी चार्ज लगाऊंगा, उसका चार्ज इम्पोज करूँगा। तो रेसिपिएंट ने कहा नो प्रॉब्लम। तो अब वो जो स्पेशल चार्ज है क्या वो इस वैल्यू का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? आई होप मैं आपके सामने पॉइंट्स रखने में एबल रही हूँ और आपको चीज़ें समझ आई हो। हाँ मैम, हमको बात समझ आ गई कि सप्लायर जब जीएसटी लगाएगा तो वो 40,000 पर लगाएगा या फिर 40,000 में इनमें से कौन कौन से खर्चे को ऐड करके उसके बाद जीएसटी लगाएगा। वेरी वेरी गुड। अब एक चीज़ और समझो, अभी तक तो मेरे से आपने क्या समझा कि जब सप्लायर हैं और सप्लायर रेसिपिएंट को अगर कोई गुड्स बेच रहे हैं तो जो गुड्स का बेसिक प्राइस, अब देखो मैं टेक्निकल टर्म्स पे जा रही हूँ, बेसिक वैल्यू हमारे केस में कितनी थी? 40,000 रुपये। बेसिक वैल्यू एक ऐसा प्राइस होता है जो कि कोट किया है सप्लायर ने रेसिपिएंट को फॉर पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। उसमें कोई ऑलरेडी एक्सपेंसेस नहीं है या कुछ भी नहीं ऐड है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एसी का प्राइस है, एक एसी की कॉस्ट है। जितनी कॉस्ट सप्लायर ने रेसिपिएंट के सामने रखी है कि अगर आप एसी खरीदना चाहते हो तो एटलीस्ट इतने रुपए तो आपका बनता है क्योंकि इतना प्राइस एसी की कॉस्ट है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे हम खर्चों की बातें करेंगे कि कौन कौन से खर्चे ऐड हमें करने चाहिए, कौन कौन से खर्चे हमको ऐड नहीं करने चाहिए। अब एक बात आ सकती है डिस्काउंट की। मान लो ये जो सप्लायर हैं, जब इन्होंने 40,000 का एसी दिया था रेसिपिएंट को, तो रेसिपिएंट को कहा था कि ना अभी देखो समर्स तो जा रहे हैं और विंटर्स आ रहे हैं, तो अगर आप अभी एसी खरीदोगे तो हम आपको क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे। रेसिपिएंट खुश हो गया। रेसिपिएंट बोलता है अच्छा जी डिस्काउंट दोगे, बता तो दो जरा, ये जो डिस्काउंट आप हमको दोगे ये कितना दोगे? तो सप्लायर ने कहा हम आपको टोटल वैल्यू पे 5,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। अरे बस रेसिपिएंट तो बहुत खुश हो गया, रेसिपिएंट की तो बल्ले बल्ले हो गई, 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि जो सप्लायर जीएसटी लगाए वो 40,000 रुपये पर लगाए या फिर 35,000 रुपीज़ पर लगाए। आप सब समझ पा रहे हो ना कि मैं किस तरह की कंसर्न्स आपके सामने रख रही हूँ? जी मैम, हम सब बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जो सप्लायर प्राइस जो टैक्स लगाएंगे वो 40,000 पर लगाएंगे या 35,000 पर लगाएंगे, ये बात मैम हम नहीं जानते हैं क्योंकि अभी तक हमने पढ़ी नहीं, और जब हमने पढ़ी नहीं तो हम जानेंगे कैसे? तो मैम आज आप चैप्टर पढ़ा रहे हो ना वैल्यूएशन का, आज हम इसको सीख लेंगे, फिर हम आपको सही सही आंसर्स दिया करेंगे। अभी हमें क्या पता कि डिस्काउंट को कंसीडर किया जाता है या फिर एक्सक्लूड किया जाता है या फिर क्या किया जाता है। सही बात है। तो बात आई कि जो सप्लायर थे उन्होंने रेसिपिएंट को बोला कि आओ रेसिपिएंट, गर्मियाँ जा रही हैं इसलिए हमने स्पेशल ऑफर निकाला है, आपको 5,000 का डिस्काउंट देंगे। अब प्रॉब्लम आती है कि जीएसटी किस पर लगाया जाए। चलो एक केस और रखती हूँ डिस्काउंट का। इस वाले केस में क्या था, जो जस्ट अभी हमने केस सॉल्व किया, ये 5,000 रुपये का जो डिस्काउंट दिया गया था ये कब दिया गया था रेसिपिएंट को? एट द टाइम ऑफ परचेज। जब सप्लायर ने रेसिपिएंट को एसी बेचा था उस टाइम पर ये डिस्काउंट दिया था। लेकिन कुछ डिस्काउंट ऐसे भी तो हो सकते हैं जो कि बाद में दिए जाएं, हैं ऐसा भी कोई डिस्काउंट होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। सुनो, ये जो सप्लायर हैं और ये जो रेसिपिएंट है, अभी सिर्फ मोटा मोटा फ्रेम माइंड में बना रही हूँ आपकी, अभी लीगल चीज़ें नहीं समझा रही हूँ, आपके दिमाग में सिर्फ मैं सिचुएशन डाल रही हूँ, आपके दिमाग को प्रोविज़न से लड़ने के लिए तैयार कर रही हूँ। जब आपको सिचुएशन ही नहीं पता होगी तो प्रोविज़न समझोगे कैसे? पहले आपके दिमाग में सिचुएशन सारी फ्रेम कर दूँ ना कि कैसी प्रॉब्लम इंडस्ट्री में आती होंगी, जिस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सेक्शन नंबर 15 का जन्म किया गया है। जी मैम, बात तो अब हमको समझ आ रही है। तो देखो, सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स बेचे
गुड्स में अपना एसी ले लेते हैं। सप्लायर ने रेसिपिएंट को कहा एक एसी की वैल्यू है 40,000 रुपये, लेकिन अगर आप पूरे ईयर में अगर हमसे 5 एसी खरीद लोगे तो हम आपको पर एसी 5,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। पूरे ईयर में अगर आप हमसे 5 एसी खरीद लोगे तो हम आपको पर एसी 5,000 का डिस्काउंट देंगे। तो देखो यहाँ पर मुझे बताओ, क्या ये डिस्काउंट इमीडिएटली दे दिया गया होगा सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं दिया गया होगा। क्यों नहीं दिया गया होगा बताइए, मुझे मैसेज कीजिए, बताइए, चलिए बताइए। मैम इसलिए नहीं दिया गया होगा क्योंकि रेसिपिएंट के ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन लगी हुई है? कि रेसिपिएंट को 5 एसी खरीदने हैं पूरे साल भर में। तो साल के एंड वाले डे पर पता लगेगा कि रेसिपिएंट ने 5 एसी खरीदे हैं या फिर नहीं खरीदे। अगर रेसिपिएंट 5 एसी खरीद लेंगे तो फिर ये सप्लायर इनको एट द एंड ऑफ द ईयर एक डिस्काउंट देंगे। वो डिस्काउंट होगा 5,000 रुपये पर एसी, यानी कि 5 एसी थे, 5,000 रुपये का डिस्काउंट था। 5 5 जा 25, इनको 25,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। बट कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर। आज इन्होंने 40,000 रुपये का एसी खरीदा, हो सकता है 2 महीने बाद फिर 40,000 का एसी खरीदें, फिर 3 महीने बाद एक और एसी खरीदे 4,000 का, फिर एक एसी खरीदने आए 40,000 का, फिर एक एसी खरीदे 40,000 का। तो बात ये आती है कि जब ये एसी खरीदने आ रहे थे उस टाइम तो फिक्स नहीं था कि ये 5 एसी पूरे साल में खरीद भी पाएंगे कि नहीं। तो अब हम जीएसटी कितने रुपए पर लगाएं? ये इस वैल्यू पर लगाएं या फिर डिस्काउंट को कंसीडर करके लगाएं? हम डिस्काउंट को, आप सब मुझे बताइए, कंसीडर करेंगे कि नहीं? मैम कैसे कर सकते हैं? मैम पहले तो डिस्काउंट कंसीडर कर ही नहीं सकते ना। पहले तो यही नहीं पता कि ये जो रेसिपिएंट है पूरे साल में 5 एसी खरीदेगा भी कि नहीं। अगर खरीदा नहीं और हमने इसको डिस्काउंट दे दिया तो क्या बाद में हमें कभी घूम के पैसा देने आएगा? कभी नहीं आएगा। लॉस किसका? सप्लायर का। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? लॉ आपको बताएगा कि क्या करना है। तो बेसिकली आपको क्या बात समझ आई? आपके सामने ऐसा डिस्काउंट हो सकता है जो कि एट द टाइम ऑफ परचेज आपने दिया हो। जब आपका रेसिपिएंट आपकी दुकान में आया तभी के तभी आपने उसको सप्लाई के ऊपर डिस्काउंट दे दिया। या फिर केस ऐसा भी हो सकता है जब आपका रेसिपिएंट आपकी दुकान में आया तो आपने कहा देख तेरे ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं, अभी तेरे को कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन जब तू कंडीशन पूरी कर देगा तब हम तेरे को डिस्काउंट दे देंगे। तो इन दोनों ही तरह के डिस्काउंट का क्या किया जाए? सप्लाई में से एक्सक्लूड करके तब जीएसटी लगाया जाए या फिर सप्लाई में से एक्सक्लूड ना किया जाए, पूरी की पूरी वैल्यू पर ही जीएसटी लगा दिया जाए। एक सजेशन आपके माइंड में और डालूंगी, फिर समराइज करके प्रोविजन की ओर बढ़ेंगे। एक केस और देखो, ये जो सप्लायर थे और ये जो रेसिपिएंट है, सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्या बेचा? एसी बेचा। ठीक है जी मैम, बात तो बढ़िया समझ आ रही है। प्रॉब्लम सुनने में तो मज़ा ही आ रहा है, प्रॉब्लम सुनने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी जब प्रोविज़न करेंगे तो इससे भी डबल मज़ा आएगा। सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्या बेचा है? एसी बेचा है। अब सप्लायर ने कहा एसी की वैल्यू है रेसिपिएंट, सुनो जी सुनो, 40,000 रुपये। आप ये एसी खरीदना चाहते हो ना, खरीद लो। रेसिपिएंट ने बोला सप्लायर जी क्या कोई डिस्काउंट है क्या मेरे लिए? सप्लायर ने कहा नहीं कोई डिस्काउंट नहीं है, 40,000 में खरीदना है खरीदो, नहीं मत खरीदो, गर्मी बहुत बढ़ रही है, ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो हम कोई डिस्काउंट अभी आपको नहीं दे रहे। 40,000 में खरीदना चाहते हो तो खरीद लो वरना चले जाओ। रेसिपिएंट ने कहा सच में सही बोल रहे हो, गर्मी तो बहुत बढ़ रही है और गर्मी में सोना इम्पॉसिबल है, तो एक काम करो आप 40,000 रुपये पकड़ो, मुझे एसी दे दो। सप्लायर ने एसी बेचा 40,000 रुपये का, रेसिपिएंट ने एसी लिया और रेसिपिएंट अपने घर चले गए। ना तो सप्लायर ने कभी बोला कि अभी मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ना तो सप्लायर ने ये बात बोली कि मैं इन फ्यूचर आपको डिस्काउंट दूंगा। कोई भी बात डिस्काउंट की यहाँ पर देखो हुई नहीं है। जबकि हमने सबसे पहले जो डिस्काउंट का केस किया था वहाँ पर एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट मिला था कि नहीं मिला था? जी मैम सही बोल रहे हो, एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट मिल गया था। फिर जब हमने दूसरा केस किया था वहाँ पर पोस्ट डिस्काउंट मिला था कि नहीं मिला था?
जी मैम, पोस्ट डिस्काउंट मिला था, मतलब कि सप्लाई तो पहले हो गई थी और सप्लायर ने पहले ही बता दिया था कि रेसिपिएंट तेरे को डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट पहले नहीं मिला था। डिस्काउंट कब मिला था? डिस्काउंट मिला था बाद में, पोस्ट डिस्काउंट। लेकिन यहाँ ना तो एट द टाइम ऑफ परचेज कोई डिस्काउंट की बात है, ना ही सप्लायर ने ऐसा कुछ बोला है कि सुन 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 रेसिपिएंट तो सुन कि तेरे को डिस्काउंट बाद में देंगे, ऐसी भी कोई बात यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन क्या हुआ ना, ये जो सप्लायर जी थे इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया पूरे साल में। इन्होंने कहा जितने भी मेरे रेसिपिएंट है ना, चलो इनको फ़ोन लगाओ, और इन्होंने जितनी जितनी जो जो हमारे यहाँ से परचेज की थी सबको 5-5 हज़ार रुपये का डिस्काउंट बांट दो। अरे वाह मैम, ऐसे ऐसे सप्लायर्स भी होते हैं क्या? जी हाँ, ऐसे ऐसे सप्लायर भी होते होंगे। सबका बेसिकली अपना एडवर्टीजमेंट का तरीका है, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ये ना तो ऐसा डिस्काउंट है जो कि एट द टाइम ऑफ परचेज पता हो दोनों में से किसी भी पार्टी को, ना ही ऐसा डिस्काउंट है जो कि पोस्ट डिस्काउंट हो, क्योंकि पोस्ट डिस्काउंट में कंडीशंस होती हैं बट सप्लायर और रेसिपिएंट को पता पहले से ही होता है। लेकिन ये तो ऐसा डिस्काउंट दे दिया जिसके बारे में ना तो कभी सप्लायर को पता था कि ये देगा, ना तो कभी रेसिपिएंट को पता था कि इसको फ्यूचर में कोई डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अचानक से सप्लायर को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। सप्लायर ने कहा कि मैं अपने सभी कस्टमर्स में 5-5 हज़ार रुपये का डिस्काउंट बांटना चाहता हूँ। तो ये 5 हज़ार रुपये का जो डिस्काउंट है, क्या इसमें से माइनस होके जीएसटी लगेगा या फिर पूरी 40 हज़ार की वैल्यू पर जीएसटी लगेगा? तो बेसिकली आई होप मैं एकदम पूरी तरह से एबल रही हूँ आपके सामने सारी प्रॉब्लम रखने में। अरे मैम, बढ़िया तरीके से आपने प्रॉब्लम रख दी, अब क्यों टेंशन लेते हो? चलिए, पहली प्रॉब्लम मैंने क्या रखी कि जो जो खर्चे सप्लायर ने किए हैं वो खर्चे रेसिपिएंट का जो बेसिक प्राइस है उसमें ऐड होंगे या फिर नहीं होंगे। दूसरी बात मैंने आप सभी के सामने रखी कि डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हमको यही नहीं पता कि ये जो सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है, सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स तो बेचे, गुड्स की वैल्यू थी 40 हज़ार रुपये, बट सप्लायर को ये नहीं पता कि जो बाकी के खर्चे हैं उनका क्या होगा, डिस्काउंट का क्या होगा। फिर जो यहाँ पर फाइनल वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू पर क्या लगेगा, उस वैल्यू पर लगेगा मैम जीएसटी। तो जब ये फाइनल वैल्यू ही नहीं पता होगी तो बताइए ना, ये सप्लायर कैसे जीएसटी चार्ज करेगा अपने इनवॉइस पर? मैम नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही बोल रही हो। सेक्शन नंबर 15 का अगर जन्म नहीं हुआ होता तो जीएसटी कभी लग ही नहीं पाता सही वैल्यू पर। अब बात हमको समझ आ गई। सभी को याद रहना चाहिए, सेक्शन नंबर 15 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक क्वेश्चन पक्का 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 आना है 8 नंबर का, सीएमए में भी और सीए में भी। जैसे आईटीसी का चैप्टर पढ़ाया था उसमें बोला था एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। आप सभी आईटीसी के चैप्टर को रिवाइज कीजिए, उसका टेस्ट होगा। आईटीसी से याद आया उसको रिवाइज करना है आप सबको, उसका टेस्ट होगा। मेरे को उसकी रिविजनरी वीडियोस आपको देनी है। एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर होगा, प्लस मेरे को उसमें 4-5 क्वेश्चंस कराने हैं। तो वो जिस दिन भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसको करा दूंगी, कोशिश करूंगी इसी वीक में करा दूं। और आप प्लीज़ रिवाइज करते रहिए सो दैट हम उसका टेस्ट ले सकें। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगी, ऐसे ही टेस्ट नहीं लूंगी। 1 वीक में आप अच्छे से रिवाइज करो, 1 वीक बाद हम उस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। डेली थोड़ा 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 करोगे ना, हो जाएगा। सप्लायर ने रेसिपिएंट को एसी बेचा, अब उस एसी की वैल्यू कैसे निकाली जाए इस बात को हम सीखेंगे सेक्शन नंबर 15 में। चलिए, अब एक बात सभी बच्चे मेरे साथ सुनिए, बहुत काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन नंबर 15 में 3 तरह की ट्रांजैक्शंस बताई जाएंगी। हैं 3 तरह की ट्रांजैक्शन? जी हाँ, 3 तरह की ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 15 में बताई जाएंगी। कुछ होंगी जनरल बोले तो अपनी नॉर्मल ट्रांजैक्शन बताऊंगी ये सब क्या होता है। कुछ ट्रांजैक्शन होंगी एबनॉर्मल, कुछ ट्रांजैक्शन होंगी स्पेशल। ओके जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 तरह की ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 15 में बताई गई हैं, जनरल, एबनॉर्मल, स्पेशल। ठीक है जी? जी मैम, बिल्कुल सही बात तो हमको समझ आई।
जब आप जनरल ट्रांजैक्शन करोगे, जब आप कैसी ट्रांजैक्शन करोगे, जनरल ट्रांजैक्शन करोगे, तब क्या होगा, तब आपके ऊपर लगेगा सेक्शन नंबर 15। तब क्या लगेगा, सेक्शन नंबर 15 आपके ऊपर जाएगा। ठीक है जी मैम, बात तो समझ आ। तो ये जो सेक्शन नंबर 15 है, इसको 3 भागों में बांटा, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने जनरल, एबनॉर्मल, स्पेशल। ये पता है, ये जो मैं डिवाइडिंग वगैरह करती हूँ सिर्फ इजी बनाने के लिए करती हूँ चीज़ें ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। सेक्शन नंबर 15 पढ़ोगे, कहीं आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे, जनरल, नॉर्मल, स्पेशल, लेकिन आपने देखना क्या बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में एक एक बात स्टेप वाइज घुस जाएगी। ठीक है जी। जब आप सेक्शन 15 का जनरल टॉपिक पढ़ोगे, जनरल, तो आप क्या सीखोगे, आप सीखोगे सेक्शन नंबर 15 का सबसेक्शन 1, और आप क्या सीखोगे मैम, हम सीखेंगे सबसेक्शन 2, और आप क्या सीखोगे, आप सीखोगे सबसेक्शन नंबर 3। मैम बस इतनी सी चीजें सीखेंगे? जी हाँ। क्या मैम हम इसमें कोई रूल वगैरह भी सीखेंगे? जी नहीं, इसमें आपको कोई भी रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको जनरल ट्रांजैक्शन की वैल्यू करनी होगी, नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो कि एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट के बीच में होती है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो कि एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, उनको नॉर्मल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। और उनकी वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ हम सेक्शन नंबर 15 के 3 सबसेक्शन को यूज करके करते हैं, उनमें कोई भी रूल नहीं लगता। मैम ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, प्लीज हमको एक बार अवेयर कराइए, हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं जानने के लिए। तो देखो जनरल ट्रांजैक्शन कैसी होती है, ये है कोई सप्लायर, ये है कोई रेसिपिएंट, ये है कोई सप्लायर, ये है कोई रेसिपिएंट। सप्लायर ने रेसिपिएंट को 40,000 रुपए का एसी बेचा, और रेसिपिएंट ने सप्लायर को 40,000 रुपए दे दिए इन मॉनेटरी फॉर्म, चाहे कैश से दिया हो चाहे बैंक से दिया हो, बट दे दिया। तो ये ट्रांजैक्शन कैसी ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल। आप, मैं, कोई भी कहीं भी शॉपिंग करने जाता है, जनरली यही करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, बदले में उनको पैसा देके चुपचाप से अपने घर पर आ जाते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है नॉर्मल ट्रांजैक्शन। मैम बात तो समझ आ गई। लेकिन मैम अगर ये अबनॉर्मल ट्रांजैक्शन होती तो क्या होता, अगर ये अबनॉर्मल ट्रांजैक्शन होती तो उसमें क्या केस उठ सकता था, हो सकता है रेसिपिएंट जो 40,000 रुपए दे रहे हैं, ये कैश ना दें, ये बैंक ना दें, ये कोई काइंड में पे कर दें, काइंड में पे कर दें, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में पे कर दें। हो सकता है एसी खरीद के फ्रिज दे दें। मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि काइंड में पे नहीं, काइंड में पे कर रहे हैं, मॉनेटरी अमाउंट में पे नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, आपकी लाइफ में, आपकी पूरी जर्नी में, आई होप आप सब 18 ईयर्स तक के अब होगे, 17 ईयर के होगे, आपकी पूरी जर्नी में आप सभी मुझे बताइए कि कितनी बार आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज अवेल की और जो पेमेंट की है वो काइंड्स में की है, नॉन मॉनेटरी पेमेंट की है, कैश और बैंक से नहीं की। बताइए, मैसेज कीजिए। मैम एक भी ट्रांजैक्शन हमारी इस लाइफ में ऐसी नहीं है जो हमने काइंड में की हो, जो हमने काइंड में की हो। तो बेसिकली आपको समझ आ रहा है ना, क्या ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुई? नो नो मैम, ये जनरल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है। ये कैसी ट्रांजैक्शन कहलाएगी फिर? एबनॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट हुआ है वो काइंड में हुआ है। या फिर आपने ऐसा किया हो कि थोड़ा तो काइंड में दिया हो और थोड़ा सा आपने कैश या फिर बैंक दिया हो। ऐसा भी मैम बहुत रेयर करते हैं। हमेशा हर कोई रेसिपिएंट ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करता, जाता है सीधा सिंपल गुड्स लेता है, सर्विसेज लेता है, कैश या बैंक से पेमेंट करके अपने घर आ जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि रेसिपिएंट ने, यानी कि आपने जब भी गुड्स खरीदे हो तो वो आपके कोई ना कोई रिलेटिव रहे हो। कितनी बार ऐसा हुआ है, मैसेज कीजिए। मैम 2-4 बार ही ऐसा हुआ होगा कि हम कभी कोई गुड्स खरीदने गए या कोई सर्विसेज अवेल करने गए, तो हमने सोचा क्यों बाहर वालों के यहाँ जाना, हमारे रिश्तेदारों ने दुकानें खोली तो हैं, उन्हीं से ही जाके परचेज कर लेते हैं। तो ऐसा जनरली लाइफ में कभी कभी हो जाता है, बट डेली नहीं होता। मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है तो क्या मैं वेट करूंगी कि कब मेरे रिश्तेदार दुकान खोलें, कब मैं उनके यहाँ पर जाके सामान खरीद के लाऊं? नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन भी कैसी हो जाती है? एबनॉर्मल। जब ट्रांजेक्शन
रिलेटिव के बीच में हो रही हो, या आई मीन सप्लायर और रेसिपिएंट दो रिलेटिव पर्सन है, तो ट्रांजैक्शन क्या बोली जाती है, एबनॉर्मल। या फिर जो कंसिडरेशन पे किया जा रहा है वो कंसिडरेशन मॉनेटरी नहीं है, कैश में नहीं है, वो काइंड्स में है, या फिर वो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है, या फिर पार्शियली कंसिडरेशन कैश या फिर बैंक है और पार्शियली नॉन मॉनेटरी या फिर काइंड है। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब हमको बात समझ आई कि ट्रांजैक्शन जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी हो सकती हैं। चलिए मेरे साथ साथ अब नोट कर लीजिए, मत कीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स आपको दे रही हूँ, कुछ भी नोट्स मत कीजिएगा, कुछ भी आप सबको नोट करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके मैम, समझ गए। तो ठीक है, जब आपकी जनरल ट्रांजैक्शन होगी तो वो कैसी होगी, वो ट्रांजैक्शन आपकी सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में हुई होगी, जिसमें सप्लायर और रेसिपिएंट अनरिलेटेड होंगे। कैसे होंगे? अनरिलेटेड होंगे, एक दूसरे के रिलेटिव नहीं होंगे। प्लस ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसमें जो पैसा दिया है वो मॉनेटरी है। वो कैसा है? मॉनेटरी है। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी रूल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ 3 सबसेक्शन पढ़ेंगे, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, और हम इसकी वैल्यू निकालना सीख लेंगे। फिर बात आती है एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन की। एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन में क्या आता है? सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन नंबर 4 आएगा। क्या आएगा? सबसेक्शन नंबर 4। क्या मैम इसमें हमको रूल्स पढ़ने होंगे? जी बिल्कुल, इसमें आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ने को मिलेंगे। रूल नंबर 27 है, रूल नंबर 28 है, रूल नंबर 29 है, 30 है, 31 है। ये सभी रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे इस एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन की वैल्यू को निकालने के लिए। एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन क्या होती है? अब आप सभी को पता है कि ये जो सप्लायर हैं और ये जो रेसिपिएंट है ये आपस में कैसे हैं, या तो ये रिलेटिव हैं, या हो सकता है इनके बीच में जो कंसिडरेशन की लेन देन हुई है वो कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी है, काइंड्स में है। ठीक है मैम, बात तो समझ आ गई। तो इस केस में आपको ये सभी रूल्स पढ़ने होंगे। अब कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि स्पेशल होती हैं। स्पेशल होती है मतलब, जी हाँ, गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई कर रखा है सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 5 के अंदर। सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 5 के अंदर गवर्नमेंट ने स्पेशल ट्रांजैक्शन को नोटिफाई कर रखा है, और गवर्नमेंट ने बताया है कि अगर ये कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन है तो इस पर सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 5 लगेगा, और प्लस इस पर रूल्स भी लगेंगे, प्लस 2 नोटिफिकेशन भी इश्यू कर रखी हैं। कितनी नोटिफिकेशन इश्यू कर रखी हैं? 2, और 2 ही इनके रूल्स हैं, रूल नंबर 31A और 32। ठीक है मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई, बढ़िया बढ़िया, एकदम पक्के पक्के से समझ आई ना? जी हाँ। स्पेशल ट्रांजैक्शन कैसी होती है एक बार ये बता दो। देखो, स्पेशल ट्रांजैक्शन हो सकती है, हो सकता है कोई लॉटरी, बैटिंग या फिर गैम्बलिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ बता रखा हो आपको, या फिर कोई अदर चीज़ आपको सिखाऊंगी, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कैसे कैलकुलेशन की जाती है, वो सारी ट्रांजैक्शन जो है गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखी है स्पेशल ट्रांजैक्शन। टोटल 2-3 ट्रांजैक्शन है जो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इनको स्पेशल ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और इनकी जो वैल्यूएशन की जाएगी वो वैल्यूएशन सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 5 को यूज करके की जाएगी। और सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि रूल नंबर 31A, 32 और जो 2 नोटिफिकेशन बोल रही हैं वैसे वैसे आप गुड्स की वैल्यू निकाल दो। लेकिन अगर एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 4 में की जाएगी। लेकिन सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 4 क्या बताता है कि रूल नंबर 27, 28, 29, 30, 31 जो भी बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल दो। यानी कि ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 सिर्फ एक लाइन बोलेगा कि अगर ट्रांजैक्शन एबनॉर्मल है तो आप रूल्स में चले जाओ। ये वाला सेक्शन भी सिर्फ एक लाइन बोलता है, अगर ट्रांजैक्शन स्पेशल है तो आप रूल्स और नोटिफिकेशन में चले जाओ। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो कि किसको क्या पढ़ना है और ये हमारी क्लासेस कैसे होंगी। मैं अपनी ये वाली क्लास 2 टॉपिक में बांटूंगी, 2 टॉपिक बोल के चलूंगी। एक हमारा रहेगा टॉपिक नंबर A, एक रहेगा टॉपिक A और होगा टॉपिक B। ठीक है मैम।
जब तक टॉपिक ए चलेगा तब तक हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन की बातें पढ़ेंगे। नॉर्मल ट्रांजैक्शन की बातें पढ़ेंगे मतलब कि हम सिर्फ सेक्शन नंबर 15, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 को पढ़ेंगे। जब तक मैं आपको बोलूंगी कि आज हम टॉपिक ए पढ़ रहे हैं, आज हम टॉपिक ए पढ़ रहे हैं, आज हम टॉपिक ए पढ़ रहे हैं, 3 क्लासेस इसमें अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगी। 3 क्लास में हम जो है वो 15.1, 15.2, 15.3 पढ़ेंगे, जो कि एक नॉर्मल है। फिर हमारा टॉपिक ए खत्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे टॉपिक बी पर। जब हम टॉपिक बी पर आएंगे तो हम यहाँ पर एबनॉर्मल भी पढ़ेंगे और स्पेशल भी पढ़ेंगे। एबनॉर्मल पढ़ेंगे तो जल्दी से मैसेज करो कौन सा सबसेक्शन लगता है। मैम सबसेक्शन नंबर 4 लगता है। स्पेशल में बताइए कौन सा सबसेक्शन लगता है। मैम 5 लगता है। इनमें रूल्स 27, 28, 29, 30, 31 और यहाँ पर 31A और 32 लगता है, प्लस 2 नोटिफिकेशन भी लगती हैं। अब सुनो काम की बात, जब तक टॉपिक ए चलेगा तब तक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स पढ़ते रहेंगे। सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को, सीए इंटर स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बातें पढ़नी है। उनके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 15 है, रूल्स उनके सिलेबस में नहीं है। तो जैसे जैसे मैं सेक्शन नंबर 15 पढ़ाऊंगी सिर्फ आपको वही पढ़ना है। जिस दिन मैं आपको बोलूं कि आज हमारा टॉपिक ए कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप कोई सी भी क्लास वैल्यूएशन चैप्टर की अटेंड नहीं करोगे। लेकिन सीएमए स्टूडेंट को टॉपिक ए भी करना है, मेरे साथ टॉपिक बी भी करना है। आप ये भी सीखोगे प्लस आप सारे रूल्स भी सीखोगे। सीए स्टूडेंट्स प्लीज खुश मत होइए, सीए फाइनल में जाके आपको भी ये सारा पढ़ना है। ठीक है जी मैम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब आई होप कि अब आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई हो कि इस चैप्टर में क्या है, हमें कैसे पढ़ना है। अब सुनो, किसी बच्चे के माइंड में अगर जब मैं टॉपिक ए पढ़ा रही हूँ, मतलब कि मैं कैसी सिचुएशन लेके चल रही हूँ, जनरल, बिल्कुल जनरल, कि सेलर ने परचेजर को गुड्स बेचा और वो कैश या फिर बैंक से पैसा ले लिया, तो दिमाग में कोई भी स्पेशल टर्म मत लेके आना, कोई भी एबनॉर्मल टर्म मत लेके आना। जैसे ही माइंड में आए ना, अरे एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन होती तो क्या होता, स्पेशल ट्रांजैक्शन होती तो क्या होता, बस ये सोच लेना जैसे दिमाग में आए कि मैम टॉपिक बी पढ़ाएंगी, उस दिन ये बात हमको समझ आ जाएगी। अभी हम सिर्फ टॉपिक ए पर फोकस करेंगे। चलो अब आ जाओ सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 to 3 की बातों को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन नंबर 15, ठीक है जी, याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो बता दे रही हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद हो जाना चाहिए सबको जी। बिल्कुल बिल्कुल हो गया यार, टेंशन मत लो। अब देखो सेक्शन नंबर 15 में सब सेक्शन 1 में लिखी हुई है बात बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस अब आप सबको पता है कि क्या होता है। हमारे केस में सप्लायर ने जब रेसिपिएंट को एसी बेचा था तो वो एसी की वैल्यू कितनी थी मैम, 40,000 रुपए। तो वो 40,000 रुपए क्या है, बेसिक प्राइस, एक ऐसा प्राइस, एक ऐसी वैल्यू जिसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कहेंगे, जो कि एक्चुअल में पे की जाएगी रेसिपिएंट के द्वारा। ट्रांजैक्शन वैल्यू बोल लो, चाहे आप इसको बेसिक प्राइस बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसको सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 बोलता है कि इस वैल्यू को तो हम लेंगे ही लेंगे। जब आपको जीएसटी लगाने के लिए वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को तो हम लेंगे ही लेंगे। लेकिन 15(2) बोलता है कि कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जिनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इस बेसिक प्राइस में। कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे, कुछ खर्चे क्लॉज ए में बताए हैं, कुछ खर्चे क्लॉज बी में बताए हैं, कुछ सी में बताए हैं, कुछ डी में बताए हैं, कुछ ई में बताए हैं। कुछ ऐसे खर्चे जो हम बेसिक प्राइस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब हम बेसिक प्राइस में खर्चों को ऐड कर देंगे तो जो टोटल वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी उसी पर हम क्या लगा देंगे, उस पर हम जीएसटी लगा देंगे। तो मैम ये कैसे कैसे खर्चे हो सकते हैं, तो देखो कैसे कैसे खर्चे हो सकते हैं। इसके लिए हमको क्लॉज ए बोला गया। क्लॉज ए में बोला गया कि अगर कोई भी ऐसा खर्चा है जिसमें कोई सा भी टैक्स लगाया गया है, टैक्स अदर देन जीएसटी टैक्स एंड टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स,
कोई सा भी टैक्स हो, लेकिन जीएसटी और टीसीएस वाला टैक्स नहीं होना चाहिए। आपने कोई सा भी टैक्स लगाया है, आपने वैट लगाया है या फिर कोई म्यूनसिपालिटी टैक्स लगाया है, आपने कुछ भी लगाया है, वो सब बेसिक प्राइस में क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन अगर मैम जीएसटी लगाया है तो जीएसटी थोड़ी ऐड करोगे। जीएसटी को लगाने के लिए वैल्यूएशन कर रहे हो और उसी प्राइस में क्या जीएसटी ऐड कर दोगे पहले से? नो नो मैम, बिल्कुल नहीं करेंगे। जीएसटी तो हमको लगाना है, तो जीएसटी कैसे ऐड हो सकता है? प्लस अभी अमेंडमेंट आई थी, तो अमेंडमेंट में लिख के आया था कि अगर आप अपने रेसिपिएंट से टीसीएस इम्पोज कर रहे हो, टीसीएस चार्ज कर रहे हो, तो भी आपको टीसीएस की फिगर को भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करनी है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, वो भी यहाँ पर आप इंक्लूड नहीं करोगे। टीसीएस पे पर्टिकुलर एक चैप्टर है सीएमए में, उसको हम पढ़ेंगे। सीए स्टूडेंट्स को इसको सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस याद रखो टीसीएस एक टैक्स होता है, उसको आपको इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती। फिर आता है क्लॉज बी। क्लॉज बी क्या कहता है? क्लॉज बी कहता है ऐसा कोई भी खर्चा जो कि सप्लायर को पे करना था, लेकिन सप्लायर के बिहाफ पर रेसिपिएंट ने पे कर दिया, रेसिपिएंट ने पे कर दिया और वो ऑलरेडी वैल्यू में एडेड नहीं है। क्या मतलब बोल दिया, कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं है, अभी ऐसे याद रखो। कोई भी ऐसा खर्चा जो कि सप्लायर को पे करना था, पे किसको करना था? सप्लायर को, बट पे किसने कर दिया? रेसिपिएंट ने पे कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसे खर्चे को भी हम बेसिक प्राइस में ऐड करेंगे। ठीक है मैम, कैसे हो सकता है ऐसा कि सप्लायर को पे करना था, रेसिपिएंट ने पे कर दिया? और बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगी, बताऊंगी। अभी बस हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्लॉज ए बी सी डी ई है क्या आखिरकार। सी क्या बात करता है? सी की बताइए मैम कि सी क्या बात करता है। ए समझ आ गया मैम हमको, बी समझ आ गया हमको, सी डी ई हमको नहीं समझ आ। सी बात करता है ऐसा कोई भी खर्चा जो कि सप्लायर ने चार्ज किया हो, किस पर? रेसिपिएंट पे। मान लो सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स की डिलीवरी करनी थी, तो सप्लायर ने कहा 500 रुपये अलग से लूंगा। सप्लायर ने कहा एक बॉक्स में भी तो डालूंगा गुड्स को, तेरे खाने पीने के गुड्स हैं, खराब हो गए तो फिर क्या फायदा, तो 500 रुपये बॉक्स में डालने के भी लूंगा। तो ये जो ऐसे खर्चे हैं जो कि सप्लायर के द्वारा चार्ज किए जा रहे हैं रेसिपिएंट पर, उन खर्चों का क्या होगा? तो क्लॉज सी बोलता है वो खर्चे भी ऐड होंगे। तो क्या समझ आया? क्लॉज ए बात करता है टैक्सेस ऐड होंगे कि नहीं। क्लॉज बी क्या बात करता है? क्लॉज बी बात करता है कि कोई भी खर्चा जो कि सप्लायर को पे करना चाहिए था पर पे किसने कर दिया? पे कर दिया रेसिपिएंट ने। क्या ये खर्चे ऐड होंगे कि नहीं होंगे? सी क्या बात करता है? सी बात करता है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो कि सप्लायर ने इनकर्ड किया है। क्यों इनकर्ड किया है? ताकि गुड्स अच्छी तरह से सेफली रेसिपिएंट तक के घर पर पहुंच जाए, तो ये वाले खर्चे ऐड होंगे या फिर नहीं होंगे, ये बात करता है क्लॉज नंबर सी। अब बात आती है क्लॉज डी की। क्लॉज डी क्या बात करता है? क्लॉज डी बात करता है इंटरेस्ट की, कि अगर सप्लायर ने कोई भी लेट फीस, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी पेनल्टी रेसिपिएंट के ऊपर लगाया, तो ये इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी इस वैल्यू का पार्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बेसिक प्राइस में ऐड होंगे कि नहीं होंगे, ये वाली बातें बताएगा। क्लॉज ई क्या बताएगा? क्लॉज ई आपको बताएगा अगर मान लो कोई सब्सिडरी मिल गई हो, जैसे कि जो सप्लायर थे उन्होंने जो एसी बेचा था रेसिपिएंट को, वो एसी की वैल्यू क्या थी? 40,000 रुपये। अब अगर उसमें कोई 10,000 रुपये की सब्सिडरी मिल गई हो रेसिपिएंट को या फिर सप्लायर को, तो इस सब्सिडरी का क्या ट्रीटमेंट होगा? टैक्स अभी भी 40,000 पर लगेगा या फिर टैक्स 30,000 रुपये पर लगेगा? तो ये बातें हम सीखेंगे क्लॉज नंबर ई में। आई होप बात आपको समझ आ रही हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। क्लॉज ए क्या बताएगा आपको? मैम सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 15(1) हमको क्या बताएगा? जल्दी जल्दी मैसेज करो मैम। ये बताएगा बेसिक वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद 15(2) हमको बोलेगा कि 5 क्लॉजेस की वैल्यू ऐड कर दो। 5 क्लॉजेस की वैल्यू को क्या करो? ऐड कर दो। क्लॉज नंबर ए क्या बताएगा? क्लॉज नंबर ए बताएगा टैक्सेस के बारे में। क्लॉज नंबर बी क्या बताएगा? ऐसा कोई खर्चा जो कि सप्लायर को पे करना था, लेकिन पे किसने कर दिया? रेसिपिएंट ने पे कर दिया। सी बताएगा ऐसा कोई खर्चा जो कि सप्लायर ने ही इनकर्ड किया है। क्यों इनकर्ड किया है? क्योंकि रेसिपिएंट के पास गुड्स अच्छे से पहुंच जाए। डी क्या बताएगा? अगर सप्लायर ने कोई इंटरेस्ट, लेट फीस या फिर कोई फाइन लगाया है ऑन डिलेड पेमेंट, उसका क्या होगा?
ई क्या बताएगा, ई बताएगा अगर सप्लायर को रेसिपिएंट को मान लो कोई भी सब्सिडरी मिली है तो उस सब्सिडरी का क्या होगा, कोई भी सब्सिडरी मिली है तो उस सब्सिडरी का क्या होगा। बात समझ आई कि नहीं जी, हमको अब बातें समझ आ रही हैं। चलो जितना भी पढ़ा अभी तक पहले उन सबको नोट्स में आ जाइए मेरे साथ, एक बार नोट्स में हाईलाइट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बुक नहीं पढ़नी, बिल्कुल मत पढ़ना, इस चैप्टर में बुक पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जहाँ पे भी बुक की रिक्वायरमेंट होती है ना, मैं आपको नोट्स ऑलरेडी बना के दे रही हूँ ना, आप कहीं बुक मत पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, आपको नोट्स एकदम परफेक्ट मिल रहे हैं, आपको टाइप्ड कंटेंट भी दे रही हूँ जहाँ जहाँ पर जरूरी है। चलिए वैल्यूएशन चैप्टर में जो भी पढ़ा सारा नोट्स में एक बार दिखा देती हूँ। सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है, वैल्यूएशन करने के लिए बोलता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखा है, आप सभी जानते हो कि जब कोई गुड्स या फिर सर्विसेज हम अवेल करेंगे या फिर कोई सप्लायर सेल करेगा या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो अगर उसमें सप्लाई होगी तभी तो उस ट्रांजैक्शन का वैल्यूएशन किया जाएगा। लेकिन अगर गुड्स और सर्विसेज के अंदर अगर सप्लाई ही नहीं है, अगर कोई सप्लाई ही नहीं हुई तो फिर वैल्यूएशन करने की ज़रूरत है क्या? नो मैम, तब कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि गुड्स और सर्विसेज के अंदर सप्लाई होना जरूरी है, अगर सप्लाई हुई होगी तो फिर वैल्यूएशन होगी। अब वैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? वैल्यूएशन हम करते हैं क्योंकि हमको जीएसटी की लायबिलिटी निकालनी होती है। जीएसटी की लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? जो भी वैल्यू होगी आपके गुड्स की वैल्यू हम निकालना सीख रहे हैं ना 15(1), 15(2) रूल्स को यूज करके, उस वैल्यू पर जो भी आपकी वैल्यू निकल के आएगी उसको आप इनटू कर देना जीएसटी के रेट से। जीएसटी के रेट की पूरी लिस्ट होती है, आपको याद नहीं करनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं वैल्यू की तो ये जो वैल्यू है सेक्शन नंबर 15 और रूल्स का यूज करके आप निकाल लोगे। फिर वैल्यू से जब आप रेट को इनटू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ सप्लाई। मैम हमको ये बताइए, अगर इंटर ट्रांजेक्शन है तब भी हम सेक्शन 15 लगाएंगे, इंट्रा ट्रांजेक्शन हो रही है तब भी हम 15 लगाएंगे? जी हाँ, चाहे आप विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करो, चाहे आप आउट ऑफ स्टेट ट्रांजेक्शन करो, चाहे आप सीजीएसटी एसजीएसटी का टैक्स लगाओ, चाहे आप यूटीजीएसटी लगाओ, चाहे आप गुड्स लगाओ, चाहे आप अपने रेसिपिएंट को गुड्स बेचो, चाहे आप अपने रेसिपिएंट को सर्विस बेचो, वैल्यूएशन हमेशा सेक्शन नंबर 15 में ही की जाएगी। बात समझ आई कि नहीं? जी हाँ, आ गई। सेक्शन नंबर 15 में ये सब मैंने अब आपको बता रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पढ़ने को मिलेगी एक तो सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 में सबसेक्शन 1 मिलेगा। सबसेक्शन 1 आपको क्या सिखाता है? सबसेक्शन 1 मैम हमको सिखाता है बेसिक वैल्यू निकालना। बेसिक वैल्यू किसकी? बेसिक वैल्यू हमको गुड्स की निकालना सिखाएगा। लेकिन कब बेसिक वैल्यू निकालना सिखाएगा? लेकिन कब? जब आपकी ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पार्टी के बीच में हुई हो और आपकी ट्रांजैक्शन कैसी हो? ओनली मॉनेटरी फॉर्म में हो। तो मैंने आपको बताया था ना सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 क्या बात करते हैं? ये तीनों बात करते हैं नॉर्मल ट्रांजैक्शन की। ये क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन की। ठीक है, जब आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन की बात करोगे तो सबसेक्शन 1 को यूज करके आप क्या निकाल लोगे? बेसिक वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद आपको बताया कि सबसेक्शन 2 यूज करोगे। सबसेक्शन 2 में क्या बताए गए हैं? बहुत सारे क्लॉजेस बताए गए हैं, ए बी सी डी ई। इन सभी क्लॉजेस को यूज करके जो भी खर्चा होगा उस खर्चे को आप क्या करोगे? इस सबसेक्शन नंबर 1 में ऐड कर दोगे। ठीक है जी, इतनी बात तो हमको समझ आ गई। फिर सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया है कि डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा? डिस्काउंट को वैल्यू में से एक्सक्लूड करेंगे या फिर एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपसे किसकी बात करूंगी? अभी सिर्फ बात करूंगी सबसेक्शन 2 की, क्योंकि देखो सबसेक्शन 1 में तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ट्रांजैक्शन वैल्यू दी होगी और जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको दी होगी वही आपका क्या होगा? बेसिक प्राइस होगा। लेकिन उसमें कौन कौन से खर्चे किस किस तरह से ऐड किए जाएंगे ये बात लिखी हुई है सबसेक्शन 2 में। तो पहले हम सीखेंगे सबसेक्शन 2 के सारे क्लॉजेस 1 बाय 1। ठीक है, उससे बाद आप एक बार देख लो नीचे है क्या। सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 मैंने आपको क्या बताया था? जल्दी से मैसेज करो, स्पेशल था या नॉर्मल था या अब नॉर्मल था?
मैम सबसेक्शन 4 एबनॉर्मल था। एबनॉर्मल का मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हो रही थी वो रिलेटेड पार्टी के बीच में हो रही थी, या फिर जो कंसिडरेशन था वो मनी में नहीं था, या तो थोड़ा मनी में नहीं था या फिर पूरा मनी में नहीं था। बात समझ आई कि नहीं आई? जी मैम आ गई। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे की जा रही थी? मैम इसकी वैल्यूएशन की जा रही थी एज पर रूल्स। चलिए सबसेक्शन 5 मैंने आपको क्या बताया था? सबसेक्शन 5 था स्पेशल का। स्पेशल का था कि नहीं? जी हाँ, जब सबसेक्शन 5 स्पेशल का आ रहा था तो वैल्यूएशन रूल्स और नोटिफिकेशन के थ्रू की जा रही थी। ठीक है जी, पर ये जो रूल्स और ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये सब नहीं पढ़ने कुछ स्टूडेंट्स को। जिनको नहीं पढ़ने तो वो टॉपिक बी वाली क्लास मत करना, लेकिन अदर स्टूडेंट्स मेरे साथ टॉपिक बी वाली क्लासेस करेंगे। किसको पढ़नी है किसको नहीं पढ़ने ये स्टार्टिंग में बता दिया गया है। सबसे पहले अब देखो एक बार क्रक्स, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि विद इन इंडिया बात करेंगे, यानी कि जनरल ट्रांजैक्शन भी होती है, एबनॉर्मल भी होती है, एबनॉर्मल भी होती है प्लस स्पेशल भी होती है। तो जनरल पे तो आपको पता है कि क्या ट्रीटमेंट है, एबनॉर्मल का क्या ट्रीटमेंट है और स्पेशल का क्या ट्रीटमेंट है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप सब नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ये लिखा हुआ है पर ये विजिबल नहीं होगा आई थिंक क्लियरली, कि सबको थोड़ा सा ब्लर है। मैं लिख देती हूँ इसके ऊपर। सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन, ये पेन को इश्यू आ रहा है। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। ठीक है जी, इतना आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इतना आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। एक सेकेंड रुक जाइए, पेन नहीं चल रहा। लेकिन अगर एबनॉर्मल की बात करें तो आप 15.4 पढ़ोगे, अगर स्पेशल की बात करें तो आप 15.5 पढ़ोगे, प्लस आप क्या पढ़ोगे मैम? हम पढ़ेंगे रूल्स। ठीक है जी। अब देखो ना, ट्रांजैक्शन जो हम पढ़ेंगे वो डोमेस्टिक वाली भी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल भी पढ़ेंगे। अब डोमेस्टिक में क्या है कि विद इन इंडिया सेल हो रहा है, इंटरनेशनल में क्या है कि इंडिया से बाहर सेल की जा रही है। तो इंटरनेशनल भी तो हो सकता है जनरल हो या फिर हो सकता है एबनॉर्मल हो, तो सेम है। अगर जनरल है तो यहाँ पर भी 15, 1, 2, 3 लगेगा, और रूल नंबर लेकिन यहाँ पर कौन सा लग जाएगा? 34 लग जाएगा, क्योंकि जनरल का मतलब है कि आपने मॉनेटरी कंसिडरेशन में किया है, प्लस वो सप्लायर रेसिपिएंट अनरिलेटेड पार्टी है। लेकिन फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन है तो उसका कन्वर्जन करना होगा इंडियन करेंसी में, तो इसलिए रूल नंबर 34 लग जाएगा। अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन है तो हम वही 15.4 में जाएंगे, 15.5 में जाएंगे, और हम रूल्स में जाएंगे तो हम क्या होगा, पहले तो अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन करेंगे जैसे यहाँ पर करते थे सेम। उसके बाद हम रूल नंबर 34 लगा देंगे, क्योंकि फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्जन करने के लिए रूल नंबर 34 पिक्चर में आया हुआ है। ठीक है, अब जहां पर भी ये रूल नंबर की बात है वो इंटरमीडिएट को नहीं पढ़ना, यानी कि एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन प्लस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन प्लस स्पेशल ट्रांजैक्शन, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वो सिर्फ क्या पढ़ें, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ टॉपिक ए करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। ये पूरा क्रक्स समझा रखा है यहाँ पर। जनरल ट्रांजैक्शन होंगी तो क्या होगा, मैंने बोला था ना कुछ भी नोट मत करो, सब कुछ आपके लिए पका पकाया लिखा हुआ है। जनरल है तो 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा। एबनॉर्मल है तो 15.4 के साथ साथ रूल्स लगेंगे। स्पेशल है तो 15.5 के साथ साथ रूल्स लगेंगे और 2 नोटिफिकेशंस लगेंगी। चलिए जी, अब आइए जनरल। जनरल में बताया था आपको क्या होता है कि जो सप्लायर हैं और रेसिपिएंट है वो कैसे हैं, वो हैं अनरिलेटेड, प्लस जो कंसिडरेशन उनके बीच में गया है वो क्या है, मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस जनरल ट्रांजैक्शन में सेक्शन नंबर 15(1) लगाना पड़ेगा। 15(1) लगाओगे तो आपको क्या निकालना होगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। और ये वैल्यू क्या होती है, या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कह लो, या फिर बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स, या फिर सर्विसेज कह लो। तो ये वैल्यू शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड or payable by the recipient for goods or services, that is basic price। समझ आई कि नहीं आई? जो 40,000 रुपए हमारे केस में सप्लायर ने लिए थे रेसिपिएंट से, तो वो एक ट्रांजैक्शन वैल्यू थी, एसी की वैल्यू थी जो कि सप्लायर ने कोट की थी रेसिपिएंट के सामने। हाँ, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू या फिर बेसिक प्राइस। ठीक है, उसके बाद मैम हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना होगा, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कुछ एक्सपेंसेस होंगे, टैक्सेस होंगे, इंटरेस्ट होगा, सब्सिडरी होगा, इन सबको ऐड करना होगा बेसिक प्राइस में। बेसिक प्राइस मतलब जो कि सब सेक्शन 1 में निकाला है। अब ये सभी एक्सपेंसेस क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी में आपको दे रखे हैं, तो हम एक एक क्लॉज उठाएंगे, एक एक क्लॉज को पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहला क्लॉज, सबसे सिंपल क्लॉज, क्लॉज ए बात करता है एनी टैक्सेस
ड्यूटीज, सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी, सेस एंड टीसीएस। अब ये जीएसटी का मतलब चाहे वो सीजीएसटी वाला हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो यूटीजीएसटी हो, चाहे वो जीएसटी सेस हो, चाहे वो टीसीएस हो, आप बेसिक प्राइस में ऐड नहीं करोगे। लेकिन इनके अलावा कोई सा भी टैक्स आपकी वैल्यू पर लगा हुआ है, आपके सप्लायर के द्वारा चार्ज किया जा रहा है रेसिपिएंट पर, तो वो सारे टैक्सेस बेसिक प्राइस में यानी कि सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। ठीक है मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई कि ये सारे टैक्सेस जो होंगे ये बेसिक प्राइस में ऐड हो जाएंगे। क्लॉज ए की नीचे मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी मैम? ये क्लॉज है ही एक लाइन का, चलो यहाँ से पढ़ लिया, यहीं की यहीं बात खत्म हो गई, क्लॉज नंबर 1 खत्म हो गया। ये क्लॉजेज आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, देखना जैसे हमारी ये टॉपिक 1 खत्म होगा सारे क्लॉजेज आपके माइंड में अपने आप फिट हो जाएंगे। अब बात आती है क्लॉज बी की। क्लॉज बी थोड़ा लेंथी क्लॉज है, टाइम लगेगा। क्लॉज बी, एनी अमाउंट for which supplier is liable to pay but paid by recipient and not included in the basic price। मैंने आपको क्लॉज भी कैसे याद कराया था कि कोई सा भी अमाउंट जो कि सप्लायर को पे करना था, लेकिन पे किसने कर दिया? रेसिपिएंट ने, और वो अमाउंट ऑलरेडी बेसिक प्राइस में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उसको हम बेसिक प्राइस में ऐड करेंगे और फुल वैल्यू पर हम जीएसटी लगाएंगे। कैसे? नीचे आइए, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम एग्जाम्पल समझते हैं। कोई सप्लायर है, सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला कि बताइए रेसिपिएंट, आप हमारी दुकान पर आए हो, आप हमसे क्या खरीदना चाहते हो? रेसिपिएंट ने बोला हमारे घर में शादी है, हमारी बेटी की शादी है, तो हम आपसे फर्नीचर खरीदना चाहते हैं। सप्लायर ने कहा बहुत सही, दुकान पे चढ़े हो, एकदम जेन्युइन रेट में आपको पूरा का पूरा फर्नीचर दे दिया जाएगा, एकदम जेन्युइन रेट में आपको पूरा का पूरा फर्नीचर मिलेगा। सप्लायर ने रेसिपिएंट को बता दिया। फिर सप्लायर पूरा का पूरा फर्नीचर रेसिपिएंट को बेचना चाहता था। रेसिपिएंट टीवी, सोफा, फ्रिज, एसी सब कुछ इनसे परचेज करना चाहते थे। तो सप्लायर ने बोला कि आपको पूरा का पूरा फर्नीचर हम कितने रुपए में देंगे? 10 लाख रुपए में देंगे। रेसिपिएंट और सप्लायर के बीच में देखो क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि टीवी, सोफा, फ्रिज, बेड, एसी, ये सारी चीजें 10 लाख रुपए में सप्लायर रेसिपिएंट को देगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जब फर्नीचर की डिलीवरी करनी थी, मतलब टीवी, फ्रिज, सोफा, एसी की डिलीवरी करनी थी, तो सप्लायर की दुकान पे तो टीवी था ही नहीं। सप्लायर की दुकान पे तो टीवी था ही नहीं, लेकिन सप्लायर ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। ऑलरेडी किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था? पूरे के पूरे फर्नीचर को देने का। तो सप्लायर ने टीवी वेंडर को फोन लगाया। सप्लायर ने टीवी वेंडर को फोन लगाया और टीवी वेंडर से बोला कि हमारे बिहाफ पर आप रेसिपिएंट को एक टीवी दे दो, हमारे बिहाफ पर रेसिपिएंट को टीवी दे दो, और उस टीवी की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। कितनी है टीवी की वैल्यू? 2 लाख रुपए। रेसिपिएंट ने वेंडर को 2 लाख रुपए दिया होगा कि नहीं? मैम वो क्यों देगा? वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैम रेसिपिएंट ने तो सप्लायर से ऑलरेडी बोला है कि सप्लायर मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप मुझको पूरा का पूरा फर्नीचर भेज देना। तो अब टीवी वेंडर को रेसिपिएंट 2 लाख रुपए क्यों देगा? उसको तो 10 लाख रुपए किसको देना है? रेसिपिएंट को देना है, और उस 10 लाख रुपए में 2 लाख रुपए तो ऑलरेडी इंक्लूड है। लेकिन सप्लायर ने बोला रेसिपिएंट को कि रेसिपिएंट सुनो, टीवी वेंडर हमारे बिहाफ पर आपको टीवी देने आएगा और हमारे बिहाफ पर आप उसको 2 लाख रुपए पे कर देना। हमारे बिहाफ पर पे कर देना मतलब कि जब आप बाद में हमको 10 लाख रुपए की पेमेंट करोगे ना, तो उसमें से आप 2 लाख रुपए कम कर देना। मतलब कि अब हमको सप्लायर बोल रहे हैं अब हमको सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए दो, और हमारे बिहाफ पर 2 लाख रुपए किसको दे दो? टीवी वेंडर को दे दो। ठीक है मैम, बात तो समझ आई। अभी देखो, अभी मैं सिर्फ आपके सामने ट्रांजैक्शन रख रही हूँ कि केस क्या बना होगा। सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी डिसाइड हुई? 10 लाख रुपए।
लेकिन सप्लायर के पास स्टॉक में टीवी था नहीं, तो सप्लायर ने टीवी वेंडर को बोला कि टीवी वेंडर मैं आपका एसी परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन वो एसी आप मुझे मत देना, मेरे रेसिपिएंट के घर पर भेज दो, ठीक है। और रेसिपिएंट मेरे बिहाफ पर आपको 2 लाख रुपए दे देगा। ठीक है जी, बात तो समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि टीवी वेंडर ने ये जो टीवी बेचा था ये किसको बेचा था, सप्लायर को, लेकिन सप्लायर के बिहाफ पर डिलीवरी किसको दी है, रेसिपिएंट को, और रेसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पर टीवी वेंडर को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। कितने का पेमेंट कर दिया, 2 लाख रुपए का। सप्लायर सेड दैट इट विल बी सेटिंग ऑफ एट द टाइम ऑफ बिलिंग। ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता गई कि सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला कि आप 2 लाख रुपए अभी टीवी वेंडर को दे दो, लेकिन जब हमको बिलिंग करोगे ना 10 लाख रुपए की, वहां पर ये 2 लाख रुपए आप क्या करना, सेट ऑफ कर देना। मतलब कि 10 लाख में से आप 2 लाख रुपए माइनस करके जो रिमेनिंग 8 लाख रुपए बचेगा ना, वो ही हमको पे करना, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कितने का है, जल्दी मैसेज कीजिए। मैम सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 10 लाख रुपए का हुआ था। ये जो सप्लायर ने टीवी वेंडर से एसी परचेज किया है, ये तो सप्लायर की परचेज है ना, ये रेसिपिएंट की परचेज नहीं है टीवी वेंडर से, क्योंकि रेसिपिएंट ने टीवी किससे परचेज किया था, सप्लायर से। लेकिन टीवी वेंडर से टीवी किसने परचेज किया है, सप्लायर ने, लेकिन सप्लायर ने उसकी डिलीवरी किसको दिलवा दी, रेसिपिएंट को, बिल टू शिफ्ट हो। ठीक है मैम, बात समझ आ गई। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, इस वाली ट्रांजैक्शन में जब सप्लायर ने टीवी वेंडर को टीवी बेचा, तो टीवी वेंडर ने सप्लायर को क्या बना के दिया होगा, इनवॉइस बना के दिया होगा। कितने रुपए का इनवॉइस बना के दिया होगा, 2 लाख रुपए का। लेकिन ये 2 लाख रुपए पर जो टैक्स वगैरह लगा होगा, इन सबका क्रेडिट किसको मिलेगा, सप्लायर को मिलेगा। लेकिन 2 लाख रुपए इस टीवी वेंडर को किसने दे दिया, रेसिपिएंट ने दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सप्लायर से बाद में ले भी तो लेगा, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, इस पूरी ट्रांजैक्शन में सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कितने रुपए का हुआ था, मैम 10 लाख रुपए का हुआ था। तो जो सप्लायर इनवॉइस काटेंगे रेसिपिएंट के लिए, वो कितने रुपए का काटेंगे, 10 लाख का या फिर 8 लाख का, मैम पूरे के पूरे 10 लाख का काटेंगे, क्योंकि सप्लायर ने तो रेसिपिएंट को बोला था कि मैं आपको 10 लाख रुपए का सामान दूंगा और आप मेरे बिहाफ पर लेकिन 2 लाख रुपए उसको दे दो, पर आपको पूरे 10 लाख रुपए का इनवॉइस मैं दूंगा। तो सप्लायर इनवॉइस कितने का काटेगा, 10 लाख का। कोई भी बच्चा ये 8 लाख वाला इनवॉइस मत कटवा देना। 8 लाख रुपए का अगर आप इनवॉइस काट रहे हो तो आप रॉन्ग ट्रीटमेंट कर रहे हो। कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हो, रॉन्ग। इनवॉइस सप्लायर के द्वारा कितने का काटा जाएगा, अग्रीड प्राइस का, और अग्रीड प्राइस हमारे केस में कितना है, 10 लाख। अगर आप 10 लाख रुपए का इनवॉइस काट रहे हो तो मीन्स आप सही ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं समझ आई, जी मैम बात समझ आई। अब क्या होगा, जब सप्लायर इनवॉइस काट रहा होगा तब तो 10 लाख रुपए का इनवॉइस काट दिया, लेकिन जब रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा होगा तो पेमेंट कितने की करेगा, 8 लाख रुपए की, क्योंकि 2 लाख रुपए की पेमेंट ऑलरेडी वो सप्लायर के बिहाफ पर टीवी वेंडर को कर चुका है। बात समझ आई कि नहीं, जी जी जी, अब हमको पूरी पक्की बात समझ आ गई है। यहाँ पे लिखा भी है कि रेसिपिएंट विल पे बैलेंस पेमेंट टू द सप्लायर। बैलेंस पेमेंट हमारे केस में कितनी है, 8 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख रुपए तो वो ऑलरेडी किसको दे चुका है, टीवी वेंडर को दे चुका है। तो देखो हमने ये जो किया, इसमें क्या सीखा, बताइए मुझे, इसमें आप सबने क्या सीखा। मैम हमने सीखा कि ये जो 2 लाख रुपए थे, इसको पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, टीवी वेंडर को बताइए। इस 2 लाख रुपए को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, मैम 2 लाख रुपए को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था सप्लायर, क्योंकि सप्लायर ने टीवी वेंडर को फोन लगा के बोला था कि हम आपका टीवी परचेज करना चाहते हैं, पर टीवी की जो डिलीवरी है वो हमारी दुकान में मत करना, वो रेसिपिएंट की दुकान पे कर दो, रेसिपिएंट के घर पर कर दो। तो बेसिकली सप्लायर ने यहाँ पर क्या किया, सप्लायर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सप्लायर के बिहाफ पर पेमेंट किसने कर दी, मैम सप्लायर के बिहाफ पर पेमेंट कर दी
रेसिपिएंट ने। तो बात समझ आई। क्लॉज बी में मैं बार बार ऐसा क्यों बोलती थी कि सप्लायर इज लाइबल टू पे द अमाउंट बट अमाउंट इज पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब हमको बात समझ आ गई। तो देखो इसमें क्या हुआ, अगर मान लो सप्लायर बिलिंग कर रहे होंगे 8 लाख रुपए की, तो जो अमाउंट 2 लाख रुपए सप्लायर को पे करना था, लेकिन पे कौन कर रहा है? रेसिपिएंट पे कर रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर पे कर रहा है। तो आप 2 लाख रुपए इसमें ऐड कर देना और 10 लाख रुपए की बिलिंग कर देना, क्योंकि 8 लाख रुपए वाली बिलिंग क्या बोली जाती है? रॉन्ग बिलिंग। और 10 लाख रुपए वाली बिलिंग क्या बोली जाती है? करेक्ट बिलिंग। जी, अब हमको पक्की पक्की बात समझ आ गई है। अब देखो क्या हुआ कि ये जो हमने केस किया, इस केस के ऊपर कुछ सर्कुलर हैं। हम सर्कुलर्स पढ़ते हैं, आप सभी जानते हो कि सर्कुलर्स क्या होते हैं। मैम, सर्कुलर्स वो होते हैं जो लोगों की डाउट्स को, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आते हैं। बताया था ना इनकम टैक्स की क्लास में कि सर्कुलर्स लोगों की डाउट्स को, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आते हैं। तो इंडस्ट्री में लोगों को डाउट्स आए, प्रॉब्लम आई, तो हमारी यहाँ पर कौन सर्कुलर देगा? सीबीआईसी देता है। जीएसटी में सीबीआईसी ने सर्कुलर्स निकाल रखे हैं। चलो, केस समझ आया ना बढ़िया तरीके से क्लॉज बी वाला या नहीं? मैम, आ तो गया, बस एक बार समराइज कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इतना याद रखना है, कोई भी अमाउंट जो कि सप्लायर पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बट उस अमाउंट को पे किसने किया है? रेसिपिएंट ने। लेकिन अग्रीड प्राइस पर ही बिलिंग होगी। कितने पर बिलिंग होगी? अग्रीड प्राइस पर। जितने पर रेसिपिएंट सप्लायर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसी प्राइस पर ही बिलिंग होगी। अब अमाउंट रेसिपिएंट ने कैसे भी पे किया हो, डजंट मैटर। सर्कुलर ऑन 5B। अब सर्कुलर ऑन 5B पढ़ते हैं। चलो, ये जो 15(2)B वाला सब सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, क्लॉज बी जो पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर लोगों को डाउट आ गया और उस क्लॉज के ऊपर लॉ मेकर ने एक सर्कुलर दे दिया। सर्कुलर क्या था? ध्यान से सुनना कि कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है। ये कंपनी कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है। क्या मैन्युफैक्चर करती है? कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है। इधर कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है जो कि पूरा का पूरा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। मान लो ये जो कंपनी पूरा का पूरा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है। इस इक्विपमेंट का हम कुछ भी नाम दे देते हैं। लेट्स से हम नाम दे देते हैं, कोई मशीन प्रोड्यूस करती है, मशीन मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। इस मशीन के अंदर एक इक्विपमेंट लगता है। वो इक्विपमेंट बनाने का काम कौन सी कंपनी करती है? एबीसी लिमिटेड कंपनी काम करती है। बात समझ आई कि जो एबीसी लिमिटेड है वो कंपोनेंट बनाती है और XYZ लिमिटेड मशीन बनाती है। तो अब XYZ लिमिटेड जब ये मशीन बना रही है तो इसको कंपोनेंट चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? बताओ। जी मैम, बिल्कुल चाहिएगा। तो ये कंपोनेंट खुद तो बना नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं से तो ये कंपोनेंट परचेज करेंगे ना? जी बिल्कुल करेंगे। तो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपोनेंट बनाती है और कंपोनेंट ही किसको देती है? XYZ लिमिटेड को देती है। एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उस कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया, XYZ एबीसी लिमिटेड को कहती है कि सुनो एबीसी लिमिटेड, हम आपको मोल्ड एंड डाइज देंगे, मोल्ड एंड डाइज देंगे। उस मोल्ड एंड डाइज का यूज करके आप हमारे लिए कंपोनेंट बनाइएगा। मोल्ड एंड डाइज बहुत महंगे होते हैं। हमारे केस में मान लो बहुत महंगे मोल्ड एंड डाइज हैं, तो एबीसी लिमिटेड की इतनी औकात नहीं है कि वो मोल्ड एंड डाइज खरीदे। और कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिसाइड है कि मोल्ड एंड डाइज कौन देगा? एबीसी लिमिटेड नहीं परचेज करेगी। मोल्ड एंड डाइज कौन देगा? मोल्ड एंड डाइज XYZ लिमिटेड खुद ही परचेज करके एबीसी लिमिटेड को देंगे। फिर एबीसी लिमिटेड ने कहा, ओ XYZ लिमिटेड, आप तो बड़े अमीर हो रखे हो, आप हमको क्या दोगे? मोल्ड एंड डाइज दोगे। अच्छी बात है। तो फिर हम जो आपके लिए कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट का हम आपसे 1000 रुपया पर कंपोनेंट चार्ज करेंगे, प्लस उस पर GST जो भी बनेगा वो लगाएंगे। ठीक है जी, बात तो समझ आई। अब जब बात समझ आ गई तो इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो जो मैंने आपको सुना दिया कि एबीसी लिमिटेड ने बोला हम आपको सप्लाई करेंगे कंपोनेंट फॉर ₹1000 प्लस GST एंड कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट that specific mold and dies for making component purchased by XYZ Limited and transferred to ABC Limited on FOC basis.
XYZ लिमिटेड ने ABC लिमिटेड को कहा तू हमारे बिहाफ पर कंपोनेंट बना, तेरे को मोल्ड एंड डाइज खरीदने की जरूरत नहीं है, हम खरीदेंगे और तेरे को दे देंगे। हम तेरे से उसके लिए कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे, बस हम खरीदेंगे और हम तेरे को दे देंगे और तू हमारे बेसिस पर क्या बना, कंपोनेंट बना। ABC लिमिटेड ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे 1000 रुपये चार्ज करूंगी। वैसे ABC लिमिटेड औरों से 1500 रुपये चार्ज करती है अगर उसके पास मोल्ड एंड डाइज और नहीं देते तो, लेकिन यहाँ पर XYZ लिमिटेड इनको मोल्ड एंड डाइज दे रहे हैं, जिसकी वजह से ABC लिमिटेड 1500 रुपये नहीं चार्ज करेंगी। कितने रुपए चार्ज करेंगी, 1000 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है कि 1000 रुपये ही चार्ज किया जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट दैट ABC Limited will not included mold and dies expenses on value of ₹1000। ठीक है जी मैम। ऑब्वियसली अब देखो अदर से यानी कि ABC लिमिटेड क्या बोल रही थी XYZ लिमिटेड को कि मैं तेरे को बेचूंगी तो तेरे से 1000 कंपोनेंट लूंगी, पर मैं औरों को बेचूंगी तो औरों को मैं कंपोनेंट 1500 रुपये का बेचती हूँ, क्योंकि वहां पर मैं अपना मोल्ड एंड डाइज यूज करती हूँ। पर तेरे केस में मैं तेरा मोल्ड एंड डाइज यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं तेरे से 1000 रुपये लूंगी। तो मोल्ड एंड डाइज का जो भी खर्चा होगा वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि मोल्ड एंड डाइज तो मेरा है ही नहीं। मोल्ड एंड डाइज तो XYZ लिमिटेड आपने मुझे दिया है और आपकी मोल्ड एंड डाइज को मैं आप ही के ऊपर तो खर्च कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ बनाने की कॉस्ट लूंगी, मोल्ड एंड डाइज का खर्चा मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि मोल्ड एंड डाइज जो कि XYZ लिमिटेड ने दिया है उसका खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है मैम, नहीं किया जाएगा। अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या हुई। सप्लायर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू यूज रेसिपिएंट मोल्ड एंड डाइज और नॉट। यस मैम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिसाइड हो गया था सप्लायर को रेसिपिएंट का ही मोल्ड एंड डाइज यूज करना था। रेसिपिएंट टू सप्लाई मोल्ड एंड डाइज ऑन FOC बेसिस। रेसिपिएंट ने मोल्ड एंड डाइज को सप्लायर को कैसे दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पर दिया था। स्कोप ऑफ सप्लाई विल नॉट इंक्लूड मोल्ड एंड सप्लाईज एक्सपेंसेस इनिशियली। ऑब्वियसली इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड हुआ था वो कितना हुआ था, 1000 रुपये डिसाइड हुआ था। अब आप सभी मुझे बताइए बिलिंग कितने रुपए पर होगी, 1000 पर होगी या 1500 पर होगी। मैम बिलिंग 1000 पर होगी। क्यों 1500 पर क्यों नहीं होगी मैम, कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिसाइड था कि 1000 रुपये का चार्ज लिया जाएगा और मोल्ड एंड डाइज का जो खर्चा था वो XYZ लिमिटेड ने पे तो किया है, पर वो सप्लायर के बिहाफ पर पे नहीं किया, वो खुद के बिहाफ पर पे किया है। जो मैंने आपको पहले वाला केस पढ़ाया था टीवी वेंडर वाला, याद करिए कि रेसिपिएंट टीवी वेंडर को 2 लाख रुपए देते थे, लेकिन वो सप्लायर का कॉल था, सप्लायर के कहने पे देते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे रेसिपिएंट है उन्होंने मोल्ड एंड डाइज तो दिया, मोल्ड एंड डाइज मान लो 2 लाख रुपए का है, लेकिन वो मोल्ड एंड डाइज देने पर सप्लायर का कोई कॉल नहीं था। सप्लायर ने नहीं कहा कि आप मुझे मोल्ड एंड डाइज दो, लेकिन सप्लायर ने कहा कि हाँ हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप मुझे मोल्ड एंड डाइज दोगे तो मैं आपसे सिर्फ 1000 रुपये ही चार्ज करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिसाइडेड था, ये कोई किसी के बिहाफ पर पे नहीं किया है, तो इस वजह से ये 500 रुपये आप ऐड नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये ही वैल्यू का पार्ट बनेगा। बात समझ आई कि नहीं समझ आई। तो ये सर्कुलर आया सिर्फ इसी क्लैरिफिकेशन के लिए आया, हालांकि नहीं भी आया होता तब भी कॉमन सेंस से हम यही काम करते। अगर रेसिपिएंट हमको अपनी मशीनरी दे रहा है, खुद परचेज करके दे रहा है, क्या तब भी मैं उसकी वैल्यू ऐड करूं? मैंने तो उसमें अपना कुछ यूज ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट मैंने सप्लायर रेसिपिएंट से ले ली। ठीक है मैम, बात तो समझ आ गई। इस केस में क्या होगा कि जो वैल्यू होगी, वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये ही माना जाएगा, 1500 रुपये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैम दोनों के बीच में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वैल्यू में 1000 रुपये ही चार्ज किया जाएगा। सप्लायर बाउंड नहीं थे पे करने के लिए और ना ही रेसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पर पे किया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये जो XYZ लिमिटेड थी, इन्होंने जो मोल्ड एंड डाइज खरीदे थे 2 लाख रुपए के, उस 2 लाख रुपए पर क्या XYZ लिमिटेड को ITC मिलेगा कि नहीं? उन्होंने मोल्ड एंड डाइज खरीद के किसको दे दिए? ABC लिमिटेड को दे दिए।
मैम उन्होंने तो एबीसी लिमिटेड को दे दिए, लेकिन एबीसी लिमिटेड को क्यों दिए? अपने ही तो कंपोनेंट को बनवाने के लिए दिया। जब वो वहां से कंपोनेंट बना के अपना काम खत्म कर देगा तो वहां से मोल्ड एंड डाइज में उठा के अपने घर ले आऊंगी। अगर बचा कुचा होगा तो नहीं होगा तो वो स्क्रैपली ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है XYZ लिमिटेड, सुनो, आपने मशीन परचेज की, आपने मोल्ड एंड डाइज परचेज किया था, तो मोल्ड एंड डाइज आपने 2 लाख रुपए का खरीदा था, आप ITC उस पर क्लेम कर लो, क्योंकि वो मोल्ड एंड डाइज आपने खरीदा था और वो आप ही के कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज किया गया है। अब एक और सिचुएशन हम पढ़ेंगे, एक दूसरी सिचुएशन है इसी से थोड़ी सी अलग, वो भी सर्कुलर के थ्रू ही बताई गई है। तो ये दोनों सर्कुलर पढ़ने के बाद सर्कुलर हमारे खत्म हो जाएंगे। आइए अब सेकंड सिचुएशन समझते हैं। चलो केस नंबर 2, इसमें क्या था कि अब क्या हुआ है, सुनो, ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड। ABC लिमिटेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है और जो XYZ लिमिटेड है वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोनों के बीच में क्या हुआ? दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जी हाँ, अब की बार जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ABC लिमिटेड बोलती है कि अब की बार मोल्ड एंड डाइज मैं खुद ही परचेज करूंगी, लेकिन अब की बार मैं आपके ऊपर कितना रुपए चार्ज करूंगी? 1200 रुपए। अब की बार मैं आपके ऊपर 1000 रुपए चार्ज नहीं करूंगी, क्योंकि अब की बार मोल्ड एंड डाइज मैं खुद यूज कर रही हूँ, आप नहीं खरीद के दे रहे हो। तो आप मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट में क्या रुपए डिसाइड हुए? मैम कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ है 1200 रुपए। ठीक है, मोल्ड एंड डाइज कौन खरीदेगा? मैम ABC लिमिटेड खुद मोल्ड एंड डाइज खरीदेंगी। लेकिन क्या हुआ, बाद में ABC लिमिटेड मोल्ड एंड डाइज नहीं खरीद पाती और ABC लिमिटेड बोलती है XYZ को कि प्लीज मोल्ड एंड डाइज अब आप ही खरीद के दे दीजिए, मैं मोल्ड एंड डाइज को खरीदने में अनेबल हूँ। फिर XYZ क्या करती है? मोल्ड एंड डाइज खरीदती हैं और XYZ मोल्ड एंड डाइज खरीद के उस मोल्ड एंड डाइज को किसके पास भेज देती हैं? ABC लिमिटेड के पास भेज देती हैं। तो अब मुझे बताइए कि ABC लिमिटेड बोलते हैं कि मोल्ड एंड डाइज जो है ना वो XYZ लिमिटेड के हैं, तो एक काम करते हैं, हम अपनी बिलिंग को 1200 रुपये से चार्ज ना करके 1000 रुपये से चार्ज करते हैं, रिड्यूस्ड कर देते हैं। तो क्या ये रिड्यूस्ड कर सकते हैं? नो मैम, ये रिड्यूस्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कितना डिसाइड हुआ था? 1200। तो अभी इनको बिलिंग कितने की करनी पड़ेगी? 1200 रुपये की। प्लस एक चीज और सुन लीजिए, ये जो मोल्ड एंड डाइज थे जो कि किसने खरीदे थे? मोल्ड एंड डाइज जो कि खरीदे थे XYZ लिमिटेड ने, और किसको दे दिए थे? ABC लिमिटेड को। किसके बिहाफ पे खरीदे थे? ABC लिमिटेड के बिहाफ पर खरीदे थे। गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकाली और बोला कि इनको कोई भी ITC नहीं मिलेगा। XYZ लिमिटेड, आपने भले ही मोल्ड एंड डाइज खरीदा है, आपने भले ही पैसा पे किया है, पर हम आपको इसके लिए ITC नहीं देंगे। हालांकि ये लॉ की बहुत बड़ी गलती है, इन्होंने मोल्ड एंड डाइज खरीदा, इन्होंने पैसा पे किया, इनको ITC मिलना चाहिए था, लेकिन लॉ मेकर ने बोला कि हम अब आपको इस केस में ITC नहीं देंगे। तो जब लॉ मेकर ने बोला है तो हमको मानना पड़ेगा। अब बताइए आप मुझे कि बिलिंग कितने पर होगी? मैम बिलिंग जो होगी अग्रीड प्राइस पर होती है। अगर अग्रीड प्राइस 1200 है और मैं बिलिंग 1000 पर कर दूं तो ये ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर अग्रीड प्राइस 1200 है और मैं बिलिंग अगर 1200 पर कर दूं तो ये ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? मैम ये ट्रीटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड परचेज्ड मोल्ड एंड डाइज एंड पे GST एंड बुक्स ITC। XYZ लिमिटेड ने क्या किया? मोल्ड एंड डाइज परचेज किया, GST पे किया होगा, ITC बुक किया और ITC क्लेम कर लिया। लेकिन फिर एक सर्कुलर आया और सर्कुलर में बोल दिया गया कि ये जो XYZ लिमिटेड है ये ITC को क्लेम नहीं कर सकती, जो भी इन्होंने ITC क्लेम कर रखा है इनको वो ITC रिवर्स करना पड़ेगा। रीजन ITC टू बी रिवर्स्ड बिकॉज मोल्ड एंड डाइज विल नॉट बी कंसीडर टू बी प्रोवाइडेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ऐसा माना गया, लॉ मेकर ने बोला कि ये जो मोल्ड एंड डाइज थे ABC लिमिटेड को खरीदने थे, आपको तो खरीदने ही नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट में मना था, आपने खरीदा तो हम मानेंगे कि आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा है, आपने अपने बिजनेस यूज के लिए नहीं खरीदा, जिसकी वजह से हम आपको ITC का बेनिफिट नहीं देंगे। तो देखो किस तरह से दोहरी मार पड़ गई, मतलब कि 2 बार पैसा पे करना पड़ गया। एक तो मोल्ड एंड डाइज की भी कॉस्ट पे कर दी XYZ लिमिटेड ने,
और दूसरी साइड 1200 रुपये की बिलिंग भी की गई है। 1000 रुपये की बिलिंग नहीं की गई, 1200 रुपये की बिलिंग की गई है। अब वो इंटरनली मैटर है कि ये जो मोल्ड एंड डाइज XYZ ने ABC को दिया, इसके लिए कुछ चार्ज किया या फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज किया। यहाँ पर इस सर्कुलर में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। सर्कुलर में जितना बताया गया, जो भी फैक्ट्स थे मैंने आपके सामने रखे, कॉन्क्लूजन आपके सामने रखा। ये फैक्ट्स होंगे तो कंक्लूजन सेम रहेगा। अगर फैक्ट चेंज हो गए तो आप मेरे से आंसर मांगोगे, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जब सर्कुलर ही नहीं आया तो मैं कोई लॉ मेकर थोड़ी हूँ। कॉमन सेंस में लगाऊंगी नहीं, क्योंकि जहां पर लॉ की बात आती है वहां पर हम अपना फिर कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे। फिर तो जो लॉ मेकर बोलेंगे हमको वही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉमन सेंस की बात करूँ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर ITC रिवर्स करने का कोई मतलब नहीं बनता था। हो सकता है इन दोनों के बीच में ये जो मोल्ड एंड डाइज का ट्रांसफर हुआ ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ हो। अब 1200 रुपये भी दे रहे हैं, बढ़ी हुई कॉस्ट भी दे रहे हैं, उस पर भी GST दे रहे हैं, प्लस मोल्ड एंड डाइज पर भी GST का पैसा दिया, और उस GST के पैसे का तो इनको ITC भी ना मिल पाया। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात समझ आ गई। दोनों सर्कुलर को एक बार समराइज करूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर्कुलर पहला जो आया, पहले तो देखो कि सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी में था क्या। क्लॉज बी में था कि कोई भी ऐसा खर्चा जिसको सप्लायर को पे करना था। जब सप्लायर पे करता तो आप मुझे बताइए वो सप्लायर रेसिपिएंट से वसूल करता कि नहीं करता? जी करता। लेकिन सप्लायर ने पे ना करके सप्लायर ने बोला रेसिपिएंट आप मेरे बिहाफ पर पे कर दो, तो गवर्नमेंट बोल रही है देखो आप इनडायरेक्टली पे करवा रहे हो ना, लेकिन लोगे तो आप ही। तो इसी वजह से इस वाले खर्चे को हम बिलिंग में ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर टैक्स लगाएंगे। यानी कि ऐसा कोई भी खर्चा जिसको पे करने के लिए सप्लायर बाउंड थे, लेकिन सप्लायर के बिहाफ पर इंकर्ड किसने किया? रेसिपिएंट ने। फिर इसके ऊपर 2 सर्कुलर आए। पहले सर्कुलर में क्या था कि एक कंपनी कंपोनेंट बनाती है, दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इक्विपमेंट की। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहली कंपनी बोलती है जो कि कंपोनेंट बनाती है कि हम आपसे सिर्फ रिड्यूस्ड प्राइस लेंगे, आप एक काम कीजिए हमको क्या दे दीजिए, मोल्ड एंड डाइज खुद ही परचेज करके दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रिड्यूस्ड प्राइस पर बिलिंग कर देते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिसाइड है। उधर से जो XYZ लिमिटेड कंपनी है उनको क्या मिल जाता है? ITC मिल जाता है, जो भी उन्होंने मोल्ड एंड डाइज परचेज किया उसके। लेकिन सर्कुलर बी आया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड था कि जो बिलिंग है वो 1200 रुपये पर की जाएगी विद GST, और मोल्ड एंड डाइज परचेज करेगी कंपोनेंट कंपनी, लेकिन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाद में मना कर देती है कि मैं नहीं खरीद सकती, मुझे नहीं पता मैं कैसे खरीदूं, मुझे खरीदना नहीं आता, एक काम कीजिए XYZ लिमिटेड आप अपने अकॉर्डिंग खरीद के मुझे दे दीजिए। अब XYZ लिमिटेड जब वो मोल्ड एंड डाइज परचेज कर रही है तो XYZ लिमिटेड को कोई भी ITC नहीं मिलेगा, प्लस उधर से जो रेसिपिएंट बिलिंग करेगा वो रिड्यूस्ड प्राइस पर नहीं होगी, वो अग्रीड प्राइस पर होगी। बिलिंग हमेशा कौन से प्राइस पर होती है? अग्रीड प्राइस पर होती है। बात समझ आई कि नहीं? जी हमको पूरी पक्की बात समझ आ गई है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।